गुड मॉर्निंग बच्चों 12th क्लास की अनिवार्य हिंदी की कक्षा में सभी का एक बार फिर से स्वागत। बच्चों कक्षा 12 में जैसा कि आपको सभी को पता है कि हमारी आरोह भाग 2 पाठ्य पुस्तक से हमारा तृतीय तीसरा जो पाठ है, थर्ड जो लेसन है कुंवर नारायण जी का वह चल रहा है। तो भाग नंबर 1 की कुंवर नारायण पाठ से हमारी जो कक्षा संचालित हुई थी उसके अंतर्गत बच्चों हमने पहले कवि का परिचय जाना, जिसमें कवि का जन्म परिचय, कवि का साहित्य या रचना परिचय, कवि को साहित्य के क्षेत्र में कौन कौन से सम्मान मिल चुके हैं वो हमने जानने का प्रयास किया। साथ साथ ही बच्चों हमने कुंवर नारायण पाठ जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है उस पाठ्य पुस्तक के माध्यम से इनकी कविता के बहाने और बात सीधी थी, ये जो 2 कविताएं हैं उनका निचोड़, उनका सारांश जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया था उस पर भी हमने चर्चा की। तो बच्चों फर्स्ट कक्षा में हमने इस पाठ से बहुत सारी बातें जानी और समझी। आज भाग नंबर 2 की हमारी कुंवर नारायण पाठ से जो ऑनलाइन कक्षा होने जा रही है, इस कक्षा के अंतर्गत हम बच्चों आगे जो हमारी कविता के बहाने जो इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है, इसके सारे जो पद्यांश है, पद या जो व्याख्याएं हैं वो समझने का प्रयास करेंगे। देखो बच्चों, इस पाठ में नारायण जी की जो एक आधुनिक कालीन कवि हैं, नई कविता के कवि माने जाते हैं, इनकी 2 कविताएं, एक तो कविता के बहाने और दूसरी बात सीधी थी आपके पाठ्य पुस्तक में सिलेबस में रखी गई है। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार हम चल रहे हैं, आप सभी को पता है। तो इसमें आपकी प्रथम जो कविता है कविता के बहाने, वो इन दिनों काव्य संग्रह इनका है। और काव्य संग्रह का तात्पर्य होता है बच्चों एक ऐसा संग्रह या संकलन जिनमें कवि की बहुत सारी कविताएं रखी होती है और उनमें जो मुख्य कविता होती है उसके आधार पर उसका टाइटल अर्थात शीर्षक रख दिया जाता है। तो इन दिनों इस काव्य संग्रह की महत्वपूर्ण कविता है, उसके आधार पर इन दिनों इस काव्य संग्रह का नाम रखा गया। इस काव्य संग्रह में बहुत सारी कविताएं संकलित है, जिनमें से एक कविता के बहाने है और वो हमारे पाठ्यक्रम में रखी गई है। तो सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है, यह याद रखना है कि कविता के बहाने जो इनकी कविता है वो इनके इन्हीं दिनों काव्य संग्रह से या इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है, क्योंकि जब हम व्याख्याएं करेंगे तो व्याख्याओं में सप्रसंग के अंतर्गत हमें यह लिखना होगा। अब बात करते हैं हम पद्यांशों की। तो बच्चों बहुत छोटी सी कविता है और देखें तो हम इसके छोटे छोटे 3 पद्यांश, 3 पद हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, लेकिन बहुत छोटी होते हुए भी अपने आप में ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण सटीक या सारगर्भित कविता हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि इस कविता के माध्यम से हमें कुंवर नारायण जी का प्रकृति के प्रति जो प्रेम है और प्रकृति का प्रेम वो किस प्रकार से अपने कविता प्रेम के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं, कविताओं के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं, यह हमें समझने में आता है या देखने को मिलता है। तो बच्चों कविता के बहाने इनकी एक ऐसी कविता है जिसमें कवि ने कविता के संदर्भ में, कविता के संबंध में अपने जो विचार है वो प्राकृतिक उपकरणों के माध्यम से, प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से हमारे सामने रखे हैं। और कैसे रखे हैं? देखो बच्चों, प्राकृतिक उपादान या प्राकृतिक उपकरण। अब इस कविता के अंतर्गत जब हम प्रथम पद्यांश को देखेंगे तो हमें कवि चिड़िया के बारे में कहता हुआ नजर आएगा। इसके बाद में हम देखेंगे तो कवि हमें चिड़िया के बाद में फूलों के बारे में कहता हुआ नजर
आएगा। तो एक तरफ तो वो चिड़िया के संदर्भ में कहते हुए चिड़िया की उड़ान के माध्यम से कविता की उड़ान, कविता की सीमाओं, उसके विस्तार क्षेत्र के बारे में वर्णन कर रहा है, अपने विचार रख रहा है। तो दूसरी तरफ वो फूलों के माध्यम से अपने विचार कविता के संदर्भ में रख रहा है। तो जब हम चिड़िया को देखते हैं, फूलों को देखते हैं, तो ये दोनों ही हमारे प्राकृतिक तत्व या प्राकृतिक उपादान या प्राकृतिक उपकरण है। और जब कवि बच्चों प्राकृतिक उपादानों का प्रयोग करते हुए, प्रकृति का उल्लेख करते हुए अपनी बात कहता है, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। क्या किया है? मानवीकरण किया है। और प्रकृति पर मानव की क्रिया प्रतिक्रियाओं का जब आरोप किया जाता है तो उसे प्रकृति का मानवीकरण करना कहते हैं। और इसमें कवि जिस अलंकार का प्रयोग करता है वह अलंकार मानवीकरण अलंकार कहलाता है। कौन सा अलंकार कहलाता है? मानवीकरण अलंकार कहलाता है। तो बच्चों, कवि ने प्राकृतिक उपादानों को लेते हुए मानवीकरण अलंकार के माध्यम से अपने विचार जो है वो इस कविता में रखने का प्रयास किया है या रखने की चेष्टा की है। तो ये सारी बातें जो है हम इन पद्यांशों के माध्यम से समझेंगे। मैंने आज की कक्षा के लिए 2 पद्यांश इस कविता के अंतर्गत रखे हैं, ब्लैक बोर्ड पर श्यामपट पर लिखे हैं, जिन्हें हम अच्छी तरीके से समझें। इस कविता में हम प्रथम पद्यांश में देखते हैं तो बच्चों चिड़िया के बारे में कहता है। द्वितीय पद्यांश में फूलों के माध्यम से कवि अपनी बात कहता है। देखो बच्चों, हम चिड़िया को देखते हैं तो चिड़िया अपने घोंसले से बाहर निकलती है, अनंत आकाश में उड़ती है, उड़कर वो अपना जो कार्यक्रम है, दैनिक क्रिया प्रतिक्रिया है, गतिविधियाँ हैं वो करती है और अपने बच्चों के लिए चूगा पानी जो है, दाना पानी है, वो लेकर आती है, भोजन लेकर आती है। लेकिन वो सुबह उठकर सायकाल अपने घोंसले में वापस आ जाती है। तो उसकी एक समय सीमा है, उसका एक क्षेत्र है जिस तक वो सीमित है। लेकिन कविता का कोई क्षेत्र नहीं है, कविता की जो सीमा है वो अनंत है। अर्थात कवि अपने भावों को जहाँ चाहे, जितना चाहे उतना विस्तार रूप दे सकता है। इसी तरह बच्चों, हम फूलों को देखते हैं तो फूल जो है प्रातःकाल सूर्य की रोशनी में खिलते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन या तो उन्हें तोड़ लिया जाता है या वो स्वयं ही जो क्या है हवा के झोंके से मुरझा कर सायकाल वो गिर जाते हैं और हवा में उड़कर बिखर जाते हैं। लेकिन कविता ऐसी नहीं है। कविता की सीमा, कविता का क्षेत्र विस्तृत है, व्यापक है, अनंत है। उसका जितना वर्णन किया जाए उतना ही कम होता है। तो कविता के बहाने कविता में कवि प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से कविता के लिए, काव्य के लिए अपने भाव व विचार व्यक्त कर रहा है। हम पहला पद्यांश समझते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया के बहाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के मायने चिड़िया क्या जाने। फिर दूसरा पैराग्राफ है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, चिड़िया या फूल क्या जाने। तो पहला हम चिड़िया के संदर्भ में, दूसरा हम फूलों के संदर्भ में व्याख्या समझेंगे। कवि कुंवर नारायण जी कह रहे हैं, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। जिस प्रकार चिड़िया आकाश में उड़ती है और उड़कर वो अनंत आकाश की ऊंचाइयों को छू लेना चाहती है, उसी प्रकार कवि भी क्या करता है, काव्य रचना करता है और अपनी काव्य रचना के माध्यम से तरह तरह की कल्पनाएं करता है। कल्पनाओं रूपी आकाश में, कल्पनाओं रूपी चिड़िया के माध्यम से कल्पनाओं रूपी आकाश में वो उड़ने का प्रयास करता है, विचरण करता है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, किंतु जो चिड़िया होती है उसका क्षेत्र सीमित होता है। वो अनंत आकाश में उड़ती है और वापस वह अपने घोंसले में सायकाल आकर बैठ जाती है, अपने बच्चों की देखभाल करती है, उन्हें संभालती है, उन्हें भोजन वगैरह देती है, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखती है।
किंतु कविता ऐसे नहीं है। कविता का क्षेत्र विस्तृत है, व्यापक है। उसमें संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण संसार या सृष्टि समाहित होती है। तो यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि चिड़िया, कविता की जो स्थिति है, कविता का महत्व है, वो भला एक चिड़िया अर्थात चिड़िया रूपी जो पक्षी है वो नहीं जान सकता है। आगे कवि कह रहा है, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के मायने चिड़िया क्या जाने। इसमें कवि कह रहा है कि जब चिड़िया अपने घोंसले से निकलती है तो वह उड़ते हुए अनंत आकाश में विचरण करती है। कभी वह पेड़ पर बैठती है, कभी वह किसी घर की छत पर जाकर बैठती है, कभी वह इस घर से उस घर पर फुदकती रहती है, उड़ती रहती है, अर्थात वो विचरण करती रहती है। उसे स्वच्छंद रूप से वो आकाश में चक्कर लगाती रहती है। लेकिन कविता की जो सीमा है वो उससे भी ज़्यादा है। कवि चाहता है तो वो आकाश की अनंत ऊंचाइयों को छू लेता है, कभी वो सागर का वर्णन करता है, कभी वो सृष्टि का वर्णन करता है, कभी प्रकृति का वर्णन करता है, कभी पशु पक्षियों का वर्णन करता है, कभी मानव का वर्णन करता है, कभी इस सृष्टि के रचयिता अनंत ईश्वर का भी वो वर्णन करता है। तो कविता जो एक तरीके से चिड़िया है, उसकी उड़ान का महत्व है, उसकी सीमा जो है वो चिड़िया नहीं जान सकती है, क्योंकि चिड़िया का जो क्षेत्र है उसके उड़ने की सीमा है वो सीमित होती है, जबकि कविता की सीमा सीमित नहीं होती है। कविता का क्षेत्र असीम होता है, विस्तृत और व्यापक होता है, अनंत होता है। वह अपने आप में संपूर्ण सृष्टि को समाहित किए होती है। तो बच्चों, प्रथम पद्यांश में चिड़िया के माध्यम से कविता को चिड़िया का रूप देते हुए प्राकृतिक उपादानों के रूप में चिड़िया रूपी पक्षी का प्रयोग करते हुए कवि कविता का जो क्षेत्र है उसका विस्तार है उसके बारे में अपने विचार व्यक्त कर रहा है। अब बच्चों, ये तो हमारा हुआ प्रथम पद्यांश। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। यहाँ पीछे प्रश्नालंकार चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे। बाहर भीतर इस घर उस घर, फूल क्या जाने। अब यहाँ पर कवि कह रहा है कविता एक खिलना है। जिस प्रकार घरों में, बागानों में, बाग बगीचों में, उद्यानों में तरह तरह के छोटे छोटे पेड़ पौधे रहते हैं, पौधों के ऊपर सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, पुष्प विकसित होते हैं और वे हर किसी देखने वाले के मन को हर्षित कर लेते हैं, मोह लेते हैं। लेकिन उनकी भी एक सीमा होती है। लेकिन कविता रूपी जो फूल है उसकी कोई सीमा नहीं है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। फूल प्रातःकाल सूर्य की रोशनी को देख के खिलते हैं, सायकाल होते होते या तो उन्हें कोई तोड़ लेता है या फिर वो अपने आप ही हवा के झोंकों से मुरझा कर गिर जाते हैं, बिखर जाते हैं। लेकिन कविता जो है उसका अस्तित्व, उसका वजूद, उसका महत्व स्थिर है, विस्तृत और व्यापक है, अनंत है। तो एक तरीके से चिड़िया के माध्यम से, दूसरे तरीके से फूलों के माध्यम से कवि चिड़िया और फूलों से कविता की तुलना कर रहा है। लेकिन तुलना करते हुए कविता का महत्व उससे ज़्यादा बता रहा है, क्योंकि कविता में बच्चों कवि की तरह तरह की कोमल उद्भावनाएं, कवि के तरह तरह के कोमल मनोविकार, मनोविचार, मनोभाव समाहित होते हैं। तो कवि कह रहे हैं बाहर भीतर इस घर उस घर की हम देखते हैं तो घर के बाहर भीतर तरह तरह के जो फूल होते हैं, पुष्प होते हैं, पौधे वह घरों में लगे हुए रहते हैं, फूल खिले हुए रहते हैं। लेकिन कविता रूपी फूल का जो महत्व है वो प्रकृति में खिलने वाले फूल नहीं जानते हैं। ठीक उसी तरह नहीं जानते जिस प्रकार चिड़िया कविता के महत्व को नहीं समझ सकती है, उसी प्रकार फूल भी कविता के महत्व को नहीं समझ सकता है। तो बच्चों, व्याख्याएं इसमें से 3 बन रही थी, लेकिन मैंने इन 3 व्याख्याओं को 2 में बांटा है और अच्छे तरीके से आपको इनको समझाने का प्रयास किया। अब मान लीजिए बच्चों
कि व्याख्याओं में से हमारे एक तो सप्रसंग व्याख्या का क्वेश्चन बनता है और दूसरा हमारा व्याख्याओं में से ही हमारा सिलेबस एनसीईआरटी का है, तो व्याख्याओं के अंदर से भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं, तो वो हम समझ लेते हैं। पहले हम व्याख्या समझते हैं। मान लीजिए कि यही आपके व्याख्या आ जाती है कि सप्रसंग व्याख्या प्रस्तुत पद्यांश की कीजिए, तो हम सबसे पहले सप्रसंग लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सप्रसंग, जैसा मैंने आपको और पाठों की वीडियो कक्षाओं में बताया। दूसरे नंबर पर हम प्रसंग लिखते हैं, 3 नंबर पर हम व्याख्या लिखते हैं और 4 नंबर पर हम बच्चों विशेष लिखते हैं। तो नंबर 1 पर हम सप्रसंग लिखेंगे। सप्रसंग में आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में कुंवर नारायण द्वारा रचित इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई कविता है। इसमें कवि कविता के संदर्भ में अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहा है। फिर इसके बाद में आप प्रसंग लिखेंगे, तो प्रसंग में आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि चिड़िया और फूल इन 2 प्राकृतिक उपकरणों के माध्यम से कविताओं की सीमाओं का जो है उसकी सीमाओं के बारे में, उसके वजूद अस्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कर रहा है। फिर आप इसकी व्याख्या करेंगे, तो व्याख्या मैंने अच्छे से समझा दी है, एक बार मैं पुनः उसे व्यवस्थित करके बता देती हूँ कि प्रस्तुत पद्यांश में कुंवर नारायण प्राकृतिक उपकरणों का सहारा लेते हुए, सहयोग लेते हुए प्रकृति के माध्यम से कविता की तुलना करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार एक चिड़िया अनंत आकाश में विचरण करती है, उड़ती है, उसी प्रकार कविता भी एक चिड़िया का ही रूप है। क्योंकि चिड़िया प्रातःकाल घोंसले से निकलकर उड़ती है, सायकाल अपने घोंसले में पुनः प्रवेश कर जाती है, लेकिन कविता रूपी जो चिड़िया है उसका क्षेत्र सीमित नहीं है, वह विस्तृत और व्यापक है। उसमें यह संपूर्ण सृष्टि, पशु पक्षी मानव सब कुछ समाहित है, उसकी सीमा अनंत है। तो कविता का जो महत्व है, कविता का जो वजूद या अस्तित्व है, वह एक चिड़िया नहीं जान सकती है, नहीं समझ सकती है। इसी तरह नंबर 2 पर कवि कहना चाह रहा है कि जिस प्रकार घरों में पुष्प या फूलों के पौधे लगाए जाते हैं, पौधों में फूल खिलते हैं, पुष्प खिलते हैं, लेकिन वो प्रातःकाल खिलकर मुरझा जाते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन कविता ऐसा नहीं है। कविता एक ऐसा पुष्प है जो हमेशा खिला हुआ रहता है, हमेशा उसकी सुगंध, कवि की कोमल कल्पनाओं की, उद्भावनाओं की सुगंध, विचारों एवं भावों की सुगंध सर्वत्र फैली रहती है। तो कवि ने प्राकृतिक उपादानों का, उपकरणों का अति सुंदर प्रयोग करते हुए अपने भावों की अभिव्यक्ति हमारे सामने इस व्याख्या में की है। तो इस तरीके से आप इसकी व्याख्या करेंगे। नंबर 4 पर हमारा पॉइंट है विशेष। विशेष पॉइंट बच्चों वास्तव में ही विशेष है, अर्थात महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब परीक्षक एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, आपकी आंसर शीट चेक करता है, तो वह पहले तो सप्रसंग और दूसरा वो विशेष, इन 2 पॉइंट्स पर ध्यान देता है, 2 बिंदुओं को देखता है, क्योंकि इन 2 बिंदुओं से ही पता चलता है कि विद्यार्थी ने, स्टूडेंट ने कितना अध्ययन किया है। दोनों ही कठिन है, क्योंकि सप्रसंग में हमें काव्य संग्रह है, जो भी विधाएँ हैं, पाठों के नाम हैं, लेखक या लेखिका, साहित्यकार के नाम हैं, वो याद रखने पड़ते हैं, और विशेष में हमें भाषा, रस, छंद, अलंकार, गुण, मुख्य विषय वस्तु आदि का ध्यान रखना पड़ता है। तो बच्चों जब हम इस कविता की बात करते हैं तो इसमें विशेष के पॉइंट हम समझ लेते हैं। नंबर 1 पर आप विशेष के बिंदु में, जैसा कि और कक्षाओं में भी हम देखते हैं, सबसे पहले भाषा लिखते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश की भाषा खड़ी बोली है, क्योंकि कुंवर नारायण आधुनिक कालीन कवि हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने, कुंवर नारायण ने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। भाषा सरल सहज है और तुकांता या गेयता भी हमें देखने को मिलती है। नंबर 2 पर अलंकार। अलंकारों की बात करते हैं
तो हमें 3 अलंकार विशेष रूप से देखने को मिलते हैं। पहला है अनुप्रास, दूसरा है रूपक और तीसरा है मानवीकरण अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार तो इसलिए है कि एक ही वर्ण की आवर्ती जब एक से अधिक बार होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो बच्चों आप देखो यहाँ पर क यहाँ पर भी आया है, क द्वितीय लाइन में भी आया है, क तृतीय लाइन में भी आया है, 4 में भी आया, 5 में भी आया, इसी तरह वह है, तय है, इसी तरह ख खरगोश वाला है, इसी तरह फ फल वाला है, इसी तरह वह बकरी वाला है। कई सारे वर्ण हैं जिनसे जो शब्द बने हैं उनकी बार बार पुनरावृत्ति हुई है। और जब एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, अनेक बार हो, तो वहाँ पर हमें अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग देखने को मिलता है। नंबर 2 पर मैंने बताया रूपक अलंकार। अब रूपक का अर्थ होता है कि जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है या उपमान को उपमेय या उपमेय को उपमान बना दिया जाता है तो वहाँ पर हमें रूपक अलंकार देखने को मिलता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर किस वस्तु को विशेषण को विशेष्य या विशेष्य को विशेषण किस प्रकार कहा गया है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। तो आप देखो कविता की तुलना किससे की गई है? चिड़िया से की गई है। किससे की गई है? चिड़िया से की गई है। तो यहाँ पर हमारे चिड़िया कविता जो है हमारा यहाँ पर विशेष्य है अर्थात उपमेय है और चिड़िया हमारा यहाँ पर उपमान है क्योंकि कवि यहाँ पर उसकी तुलना कर रहा है। तो उपमेय को उपमान या उपमान को उपमेय बता दिया गया या मान लिया गया तो यहाँ पर हमें रूपक अलंकार का प्रयोग देखने को मिला। नंबर 2 पर पद्यांश में हम देखते हैं कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। तो कविता को फूलों का रूप दिया है, कविता को क्या कहा? फूल कहा। तो यहाँ भी हमें उपमान उपमेय या विशेषण विशेष्य का संबंध देखने को मिलता है। परिणाम स्वरूप यहाँ पर भी हमें रूपक अलंकार का प्रयोग देखने को मिलता है। नंबर 2 पर हम कहेंगे अनुप्रास के साथ साथ यहाँ पर हमें रूपक अलंकार का प्रयोग देखने को मिलता है। नंबर 3 पर यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है जो कि मैंने आपको अपनी कक्षा के आज की कक्षा के प्रारंभ होने पर ही बता दिया था क्योंकि कविता और फूल आदि सभी का संबंध प्रकृति से है और जब प्रकृति की क्रिया प्रतिक्रियाओं का आरोप मानव की क्रिया प्रतिक्रियाओं पर किया जाता है तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार हमें देखने को मिलता है। और मैं एक बात और आपको बता देना चाहती हूँ कि बच्चों मानवीकरण हमारा भारतीय अलंकार नहीं है, भारतीय काव्य शास्त्र में इसका प्रयोग नहीं होता है। यह पाश्चात्य अलंकार है जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र से भारतीय काव्य शास्त्र में आया है। और हमारे सन 1900 के बाद में जो आधुनिक कालीन कवि हैं वे सभी कवि प्रकृति का या प्राकृतिक सौंदर्य का या प्रकृति के आलंबन या उद्दीपन रूप का जब वर्णन करते हैं वह उसकी तुलना करते हैं तो वहाँ पर वो मानवीकरण अलंकार का सहज ही प्रयोग करते हैं। तो अनुप्रास, रूपक और मानवीकरण ये 3 अलंकार। इसके अलावा 4 नंबर पर प्रश्न अलंकार का और प्रयोग यहाँ पर हुआ है और वह कहाँ पर हुआ है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए कविता के पंख लगा उड़ने के मायने चिड़िया क्या जाने, पीछे क्वेश्चन मार्क प्रश्नात्मक चिन्ह आया है। फिर यहाँ पर कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना बोला फूल क्या जाने, पीछे प्रश्न सूचक चिन्ह आया है। तो जब प्रश्न सूचक चिन्ह आ जाता है या प्रश्न सूचक शब्द आने के बाद में चिन्ह अपने आप ही आएगा। क्या यहाँ पर भी आया है, क्या जाने यहाँ पर भी आया है और सीधा साधा हमें देखने को मिल रहा है कि प्रश्न सूचक चिन्ह लगा है। तो जहाँ पर प्रश्नात्मक स्थिति होती है वहाँ पर प्रश्न अलंकार का प्रयोग देखने को मिलता है। तो भाषा खड़ी बोली अलंकारों में अनुप्रास, रूपक, मानवीकरण, प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब हम रस की बात करते हैं। तो बच्चों रस इसमें श्रृंगार रस है, प्रकृति
का जो सौंदर्य है वो हमें देखने को मिलता है। अब श्रृंगार रस के साथ साथ प्रकृति का अति सुंदर रूप चिड़िया के माध्यम से, फूलों के माध्यम से कवि वर्णित कर रहा है। तो प्रकृति का आलंबन रूप हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कौन सा रूप? प्रकृति का आलंबन रूप हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जब प्रकृति के सुंदर रूप का कवि वर्णन करता है तो वहाँ पर माधुर्य गुण हमें देखने को मिलता है। तो हमें यहाँ पर माधुर्य या माधुर्य गुण का प्रयोग देखने को मिलता है। नंबर 6 पर सबसे महत्वपूर्ण बात कि कवि क्या कहना चाह रहा है। तो 6 पर आप इसका जो निचोड़ है वो आप एक लाइन में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि कविता के वजूद या अस्तित्व को प्रकृति के माध्यम से वर्णित कर रहा है या उस पर अपने भावाभिव्यक्ति कर रहा है। तो बच्चों इस तरीके से व्याख्या आती है। तो सप्रसंग, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, इन 4 बिंदुओं में आप अच्छी तरीके से व्याख्या करेंगे और विशेष के पॉइंट मैंने बता दिए हैं। अब मान लो कि इसमें से क्वेश्चन बने, तो क्वेश्चन किस तरीके से बने हैं वो हम खुद ही समझ सकते हैं कि तो आप नंबर 1 पर हम देख सकते हैं, चिड़िया के बहाने या कविता के बहाने कविता के कवि कौन है। तो आप लिखेंगे कविता के बहाने कवि, कविता के बहाने काव्य या कविता की रचना आधुनिक कालीन कवि कुंवर नारायण ने की है। नंबर 2 पर आपसे पूछ लिया जाए कि कविता के बहाने कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो नंबर 2 पर आप लिखेंगे कविता के बहाने कविता कुंवर नारायण जी के इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। नंबर 3 पर आपसे पूछ लिया जाए कि कविता के बहाने कविता के माध्यम से कवि क्या कह रहा है या कवि का उद्देश्य क्या है। तो आप लिखेंगे इस कविता में कवि ने कविता के वजूद या अस्तित्व को प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से, कभी चिड़िया के माध्यम से, कभी फूलों के खिलने के माध्यम से, कभी बच्चों के घर से बाहर खेलने के माध्यम से वो वर्णन कर रहे हैं। तो कविता का जो अनंत विस्तार है, उसका वजूद या अस्तित्व है, वो कवि बताना चाह रहे हैं। इसके अतिरिक्त इसका कला पक्ष या काव्य या शिल्प सौंदर्य भी आपसे पूछ सकते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में आधुनिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इसके साथ साथ भाषा में तुकांत एवं गेयता हमें देखने को मिलती है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अनुप्रास, रूपक, मानवीकरण एवं प्रश्नालंकारों का प्रयोग किया है। रसों में कवि ने श्रृंगार रस का वर्णन किया है और प्रकृति के सुंदर रूप को हमारे सामने लाकर रखा है। तो प्राकृतिक सौंदर्य में प्रकृति का आलंबन रूप हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ आप लिखेंगे कि जहाँ पर श्रृंगार रस आता है वहाँ माधुर्य गुण आ जाता है, क्योंकि कवि बहुत ही प्रेम से मीठे शब्दों में सहज सरल भाषा में अपनी बातें कह रहा है। तो माधुर्य गुण का भी प्रयोग हुआ है और कवि इस कविता के संबंध में अपने विचार जो है उसकी सीमाओं के बारे में, अपने भावों की अभिव्यक्ति है वो बहुत ही सरल सहज तरीके से कर रहा है। तो बच्चों आज की वीडियो कक्षा में हमने कवि कुंवर नारायण जी की कविता का जो फर्स्ट और सेकंड पद्यांश था वो समझा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे वो समझने का प्रयास किया।